क्लास 8 लेसन 9 जब भोला राम ने पंप लगाया। ईश्वर शर्मा जी द्वारा रचित ये कहानी जब भोला राम ने पंप लगाया समाज में फैले भ्रष्टाचार पर एक व्यंग्य है। व्यंग्य मीन्स कटाक्ष या फिर कहना कि ताना, या फिर और अब इसको समझने के लिए बोल सकते हो चोट करना, भ्रष्टाचार पर चोट करना। जो समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि जो समस्या है उस पर चोट करना, उस पर उसका ताना मारना, मतलब उसका मजाक उड़ाना, उस पर व्यंग्य करना। तो ये कहानी एक व्यंग्य के रूप में है। तो इसका अर्थ ये हरगिज़ नहीं है इस कहानी का कि ये भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रही है। ये कहानी उजागर करती है हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि बुराइयों को, कि किस कदर से इनकी जड़ें हमारे समाज में अंदर तक फैली हुई हैं, और जिसके पास धन दौलत ना हो वे किस तरह, वे गरीब इंसान किस तरह इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का शिकार होता है और उस पर क्या क्या बीतती है, और किस तरह उसको उस पर तरस भी नहीं खाया जाता, लेकिन सिर्फ दौलत को ही सर्वस्व समझकर गरीब इंसान को दबाया जाता है। अब समझने का प्रयत्न करेंगे कहानी को जब भोला राम ने पंप लगाया। तो कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से है। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। ये तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल ये थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। अब विद्युत का मतलब होता है बिजली, तो बिजली विभाग में उसने दरख्वास्त हो गया, एक एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पंप लगाना है। उल्लंघन का अर्थ है पालन न करना। तो ऑफिस में, दफ्तरों में, बिजली विभाग में, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ पर एप्लीकेशन देने की जगह इसी तरह से बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पंप लगा लेने की जो एक परंपरा हमारे देश में है कि बिना बिना किसी दफ्तर में बताए हुए ही चोरी काम करना, कई विभागों को खबर भी नहीं होती और लोग अपना कार्य चुपचाप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिश्वत के बोझ के नीचे वे दब जाएंगे, तो वे चुपचाप ऐसे ही चोरी अपना काम कर लेते हैं। तो उसी तरह इसको भी काफ़ी समझाया गया, लेकिन इसने उसका पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन कर दिया। मतलब उस बात की, लोगों की बात की उसने पालना नहीं की, और ऑफिस में, विद्युत विभाग में उसने एप्लीकेशन लगा दी, एक दरख्वास्त लगा दी। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वे दरख्वास्त लगाएगा विद्युत विभाग में पंप लगाने के लिए, तो उसके लिए उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, तो और उसको तरह तरह से चक्कर लगवाए जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि वे चुपचाप पंप लगा लें और अपना काम करें। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्ज़रलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना। मतलब ये है कि किसी भी लाइनमैन को थोड़ा सा पैसा देना और कनेक्शन ले लेना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वे बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तय आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। कोशिश ये थी कि कागज़ की तह में कुछ रखा हो तो नीचे न गिर जाए, लेकिन कागज़ में कुछ नहीं पाकर नाराज़ दिखे। भोला राम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप।
सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसीलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त? और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है? मतलब ये कि वो जो कागज़ को भी देख रहा था बड़े धीरे धीरे से दरख्वास्त वाले, वो उसको ये था कि शायद उसके अंदर रुपए रखे हों। और जब उसको रुपए नहीं दिखे तो इतनी लंबी चौड़ी बात उसने भोलाराम से की और फिर उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दरख्वास्त के साथ और क्या करना होता है। भोलाराम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नज़रों से घूरा कि वे हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वे जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? मतलब ये कि वे उसको घुमा फिरा कर रिश्वत पर लाना चाहता था कि उसे रुपए देने पड़ेंगे। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारे पास इस बात का प्रमाण पत्र है कि वो ज़मीन तुम्हारी है, तुम ही उसके स्वामी हो। मतलब ये कि तुम ही उसके मालिक हो। नहीं लाया हूँ सरकार। मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था। आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। फिर भोलाराम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोलाराम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, उससे उसे ये समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वे पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोलाराम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोलाराम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाई जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागज़ों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज़ तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए। ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज़ सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोलाराम ने निरीहता के साथ जवाब दिया। मतलब बड़ी लाचारी के साथ उसने जवाब दिया कि आप जो हमें कहेंगे हमें तो वो हुक्म बजाना है, मतलब उस आज्ञा का पालन करना है। तो आप जो हमें बोलोगे हम वो करेंगे। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागज़ों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम हड़बड़ा गया। पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने में जो खुशी महसूस होती है, वे खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है, तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी किसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब नो ऑब्जेक्शन का प्रूफ लेकर आओ उससे, फिर उसके बाद देखते हैं। मतलब किसी तरह वो उसकी बात को आगे बढ़ाता जा रहा था, लटकाता जा रहा था कि उसका काम नहीं करना चाहता था वो, क्योंकि उसने उसको रिश्वत नहीं दी थी। बहुत अच्छा सरकार कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता
कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौटकर भोलाराम ये पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रन बांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा। भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकलकर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। मतलब ये कि उसने भी इनकार क्यों किया और ये बात क्यों बोली उसने कि वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। मतलब पेड़ काटने के बाद सिर्फ किताबों में ही उसका लिखा होता है कि जंगल के जंगल वो काट लेते हैं और सिर्फ किताबों में लिखा रहता है कि इतने पेड़ इस जगह में इस जंगल में हैं, लेकिन होते नहीं। उसी तरह उसने बोला कि अगर ये हमारे डिपार्टमेंट के अंडर होती तो ये कब की साफ़ हो जाती, ये भी सिर्फ किताबों में ही दिखाई देती। भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। भोलाराम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ, मतलब उसकी शरण में, तहसीलदार की शरण में गया। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध। परेशान भोलाराम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बंधा है हुजूर। तहसीलदार ने भोलाराम को घूर कर देखा, लेकिन भोलाराम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं, सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही ये सब हो जाता है, ज़रूर नदी आपके ही अंडर में आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, ये नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में ही गुम हो जाती है। भोलाराम ने बताया, हुजूर, आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया है। ये सुनकर तहसीलदार का नियम मोह जाग उठा। बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोलाराम ने समझाया, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या फ़र्क पड़ जाएगा सरकार। तहसीलदार ने कहा, फ़र्क पड़े या ना पड़े, ये नियम का सवाल है, काम भले ही देर से हो लेकिन पुख्ता होना चाहिए, मतलब पक्का होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP का पंप चलाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब उसने उसको टालने का प्रयत्न किया। सरकारी नियमों के प्रति भोलाराम नतमस्तक हो उठा। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम, मरता क्या न करता। भोलाराम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही ज़ोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहाँ से देंगे। इस बार भोलाराम ने झल्लाकर कहा, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब, जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं, लिखित में कुछ देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने SDO के ज़रिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे, वे इस बात की जांच करेगा कि बांध के जलग्रहण क्षेत्र के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद
वे इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है। तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस लंबी खानापूरी को सुनकर भोलाराम भयाक्रांत हो उठा, मतलब डर जैसा गया। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्रवाई में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब घुर्राए, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। भोलाराम को बेहोशी सी आने लगी। कुछ कहे बिना ही वे लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। मतलब लाइनमैन ने इसलिए कि उसने लाइनमैन को थोड़े से पैसे दिए और कनेक्शन ले लिया। पंप मज़े से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों मतलब किसानों को भी ऐसे ही उपाय पर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है।